सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो भैया एक और बढ़िया सा दिन, वीरवार का दिन आया। तो थर्सडे हो गया आज, है ना। और गर्मी बहुत ज्यादा है एक तो यार। तो भैया वही बात मैंने जैसे थोड़े दिन पहले आपको बोला था, पानी पीते रहो, ओआरएस पीते रहो, नींबू का इस्तेमाल करो, छाछ पीते रहो। आपके यहाँ मठा भी कहते हैं कई जगह पर, मैंने सुना छाछ को मठा भी कहा जाता है, छाछ भी कहते हैं कई जगह, नमकीन लस्सी आप कह लेते हैं। तो भैया गर्मी से बचो और बस पढ़ते रहो। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले उन बच्चों के नाम जिन्होंने कल की क्लास का दोस्तों होमवर्क किया था। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जो जो भी बच्चे जवाब देंगे, और कल का सवाल बड़े प्यारे सवाल थे, बच्चों को काफी को नहीं पता थे, जो थे 2011 और 2023 में 2 बार भारत में वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, उसके मैस्कॉट कौन थे और उनके नाम क्या थे। तो पहले मैं बता दूं तो 2011 में, चल बच्चों का ही देखते हैं, मैं क्यों बताऊं, बच्चों के जवाबों की संख्या बढ़ गई है। सबसे पुराने से, सबसे पहले से शुरू करते हैं। किसने दिया था, मतलब जवाब किसने दिया था। चलिए ये आगे हम अरे बाप रे, 75 मैसेज आए हैं। बेबी हिरन, नहीं बेटा, बेबी हिरन नहीं था मैस्कॉट। मैस्कॉट था हाथी। हाथी का नाम था स्टंपी। 2011 विश्व कप जो इंडिया में हुआ, उसका मैस्कॉट था एक हाथी जिसका नाम था स्टंपी। और 2023 के बिल्कुल ठीक है, ब्लेज और टोंक। भैया कृष्णा राठौर ने सवाल लिख दिया कि मैं कमेंट कर रही हूं, लेकिन कृष्णा जी जवाब भी तो लिख देते। कृष्णा जी ने बोला कि मैंने कल होमवर्क का आंसर दिया था पर मेरा कमेंट शो नहीं हुआ, इसलिए आज सबसे पहले कमेंट कर रही हूं। दीदी जवाब कहां है। फिर गुंजन राजपूत ने बिल्कुल ठीक है, बेबी एलिफेंट, स्टंपी और ब्लेज और टोंक। ब्लेज और टोंक और स्टंपी, स्टंपी ब्लेज और टोंक, ब्लेज और टोंक। 10 साल का एलिफेंट जिसका नाम स्टंपी था, शीतल ने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के बताया। 23 के थे ब्लेज और टोंक। तो उस तरह शीतल, तनु भट्ट, फैक्ट जोन और एआई वीडियो मेकर, हिमाद्री बनिक, इन्होंने काफी सारा लिख दिया, काफी सारा। फिर प्रिंस व्लॉग, आयुष, प्रीति कुमारी, सुमन, ये कौन है, ये थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल क्लास, थैंक यू, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। वीराज नो एक्सक्यूज ने जवाब भी दिया और कमेंट भी किया। सोनम, किशोर जाट, चंदन, आकाश राजपूत, एमएलबीबी भैया नाम क्या है। तो पता नहीं यूट्यूब ने क्या कर दिया, अब सिर्फ यूजर नेम लिखा आता, नाम नहीं लिखा आता। तो कल से कोशिश करें, अगर लिख ही रहे हैं साथ में अपना नाम भी लिख दें सभी। भक्ति धारा, सत्संग, गोलू मीना, शोरू राज, लताशा, संजय, कशिश खान, शीतल ठाकुर, अनुन्या मजुमदार, संतन ने लेकिन 2023 का नहीं बताया, संतना सोनोवाल आपने। डीजे पेगू, दीपाली शुक्ला, आदित्य श्रीवास्तव फिर से। सर वो त्रिनेत्र है, विच मीन समथिंग विथ 3 आई व्यू। ठीक है भैया, मैंने ट्राइनेट्रा बोला था शायद। समीर मकरानी, मोऊ रॉय, महिमा मौर्य, कमल वर्मा, विशाल कटारिया। आदित्य ने नहीं दिया, आदित्य ने एमसीक्यू कर दिए हैं। सुवोस्क हैं, दिनेश हो जाते हैं। राखी प्रजापति ने बहुत सारा लिख दिया, धन्यवाद राखी आपका बहुत बहुत। अरे चलिए, पोरा पुयासवंत, माफ कीजिए अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं। कल से ना अपना नाम भी लिख देना सभी, कम से कम ठीक से पढ़ा जाएगा। यहां पर यूजर नेम आ रहे हैं। ऋतु शर्मा ने लिखा है, सोनू जाटरी ने, कुमारी रुचि ने, प्राजक्ता ने, निशा ने, जिज्ञासा ने, मनीष ने, भूमि चंदानी ने, पूजा सिंह ने, रजनीश कुमार ने, अंकित कोगे, कोमल गुज्जर। अब यार देखिए, इसमें मैं गलत नहीं पढ़ना चाहता, मैं डीएन यनेश्वरी गुरनुले, श्रेष्ठा जहरा, आशीष वर्मा, महक, सुजू, निशा, परवीन, आजाद, परिंदी, अंकित फिर से आगे अंकित, प्रतीक, एसके राजपूत, अर्चना, कृष्णा राठौर, शीतल, रानी। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे क्या है सर, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आगे चलो। तभी तो आपके लिए वीडियो मैंने अपलोड की है। जिसको आगे चलना है आगे बढ़कर क्लास स्टार्ट करो। ये मेरे उन बच्चों के लिए जिन्होंने जवाब दिया, और जैसे मैंने वादा किया था कि जो जो बच्चा जवाब देगा हम क्लास से पहले उसका नाम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे पिछली क्लास के करंट अफेयर्स की एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन, फिर हम करेंगे आज के करंट अफेयर डिटेल में, जिसकी हम कल करेंगे फिर एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन। पीडीएफ कहां मिलती है, एक ही टेलीग्राम चैनल है, बच्चे को पता है अब तो सर, गगन सर रेलवे। पहला सवाल, 5 सेकंड दूंगा हर सवाल को। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य के लॉन्च किया। ये क्या था कि भैया आपके साथ किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, आप सीधा आके विजिलेंस ब्यूरो को कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये शुरू किया है जहां पर नई नई सरकार बनी है, यूडीएफ की,
वीडी सतीशन जहां के मुख्यमंत्री हैं, केरल ने शुरू किया है, केरल ने शुरू किया है प्रोजेक्ट जीरो। नेक्स्ट, 12.6 अरब वर्ष पुराने लोकटक प्रोटोक्लस्टर नामक आकाशगंगा प्रोटोक्लस्टर की खोज किसने की? तो बताइए भैया, इंडियन साइंटिस्ट है, एक जापान में काम कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रोटोक्लस्टर की खोज की। भैया नाम रखा है उसका लोकटक प्रोटोक्लस्टर। किसने की लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज? चलिए, किसने की लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज? तो भैया लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की है रोनाल्डो ने। और लोकटक प्रोटोक्लस्टर का नाम रखा गया है लोकटक झील के ऊपर। ये झील कहां की है? जहां का रोनाल्डो है। तो रोनाल्डो ने अपने ही राज्य की झील के ऊपर दोस्तों प्रोटोक्लस्टर का नाम रख दिया, और लोकटक झील है ये मणिपुर में। रोनाल्डो भी कहां से है? मणिपुर से है। वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी को हम पिछली क्लास में बेटा डिटेल में कर चुके हैं। हमारी क्लास थीम के हिसाब से चलती है। अगर आप आज पहली बार आए हैं क्लास में तो अभी 15-20 मिनट बस देखिए कि कैसे बच्चों के जवाब आए हैं, क्योंकि ये सभी चीजों को हम थ्योरी करी थी पहले हमने पिछली क्लास में, आज एमसीक्यू कर रहे हैं। फिर 15 मिनट के बाद आज के नए करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम डिटेल में, फिर कल उनके पहले करेंगे हम एमसीक्यू। तो ये हमारा पैटर्न चलता है, जिससे कि आप भी थोड़ा पढ़ें घर पे, पता तो लगे कि पेपर में किस तरह का सवाल आएगा, और सीधा ही आप तुक्का ना मारे। होता क्या जनरली, क्लास में जाओ, सवाल पूछते हैं, आपको पता ही नहीं करंट अफेयर्स क्या है। मैं भी पहले शुरुआत में ऐसी ही की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा बच्चों को मैं तुक्का गैंग का मेंबर क्यों बनाऊं, बच्चों को पढ़ाता क्यों नहीं, पढ़ा दिया फिर। चलिए नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने डांडेवाला फील्ड में नई प्राकृतिक गैस खोज की घोषणा किस राज्य में की? दोस्तों डांडेवाला में एक नई दोस्तों नेचुरल गैस मिली है। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस किया कि भैया हमको मिल गई है। तो ये डांडेवाला गैस फील्ड कौन से राज्य में है? डांडेवाला गैस फील्ड कौन से राज्य में है? तो ये पड़ती है दोस्तों राजस्थान के अंदर। ध्यान रखेंगे, राजस्थान में डांडेवाला गैस फील्ड में गैस मिली है। नेक्स्ट, रेलवे द्वारा उद्घाटन किए गए एचआर एक्सीलेंस सेंटर का नाम क्या है? कल हमने पढ़ा था भैया, एक एचआर एक्सीलेंस सेंटर बनाया है रेलवे वालों ने, तो क्या नाम है उसका? प्रगति चिराग संकल्प उड़ान। चलिए, प्रगति चिराग संकल्प उड़ान क्या नाम हो जाता है उस सेंटर का? तो भैया उस सेंटर का नाम हो जाता है चिराग। चिराग की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। क्या सर चिराग को हम याद रखें अगर आप रेलवे के पेपर की तैयारी कर रहे हो? तो डेफिनेटली यस। धोनी ने बोला था पिछले साल ना, धोनी आर यू गोइंग टू प्ले दिस ईयर? डेफिनेटली यस। तो भैया हाँ, नहीं तो एसएससी वाले हो आप, बैंक वाले हो, स्टेट वाले हो, नो नीड। नेक्स्ट, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय किस शहर में खोला? यानी कि पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम, इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम दोस्तों किस स्टेट में खोला? एक आदमी ने खोल दिया अपना म्यूजियम, कह रहा मैं दशकों से काम कर रहा हूं, मेरा 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इंसानी बॉडी के ऊपर, तो बच्चा कैसे बड़ा होता है मां के पेट के अंदर, वैसी चीजें यहां पर म्यूजियम में बताई गई हैं। तो ये खोला है थिरुवनंतपुरम में। और किसने खोला है? इसे खोला है भैया ए शिवरमन ने। किसने? ए शिवरमन ने दोस्तों इस म्यूजियम को खोला है। ये रहे मिस्टर ए शिवरमन, और ऐसी चीजें वहां पर मिलेंगी आपको। तो अगर आप भी जाएं कभी उल्लूर थिरुवनंतपुरम में, तो अगर शौक हो तो बिल्कुल जाके आइए म्यूजियम्स में। नेक्स्ट, 4.95 ट्रिलियन 4.95 ट्रिलियन डॉलर के शेयर बाजार मूल्य के साथ किस देश ने भारत को पीछे छोड़ दिया? तो भारत के शेयर मार्केट का मूल्य है 4.92 ट्रिलियन डॉलर। 4.92 ट्रिलियन डॉलर इस देश का हो गया 4.95 ट्रिलियन डॉलर। बताइए भैया कौन सा देश है ये? चलिए कोशिश कीजिए। तो जवाब हो जाता है ताइवान। तो बेसिकली इंडिया आ चुका है दोस्तों अब 6ठे नंबर पर, क्योंकि 5वां नंबर इंडिया का ले लिया है ताइवान ने। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट किसके पास है? 57 ट्रिलियन डॉलर, 57 ट्रिलियन डॉलर का दोस्तों। मतलब कि इंडिया का हम 5 मान ले मोटा मोटा। सोचो जब इंडिया 11 गुना बड़ा हो जाएगा, उस फिर भी कम रह जाएगा। 11 गुना बड़ा होगा तो 55 हो जाएगा। 57 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हो जाती है। तो भैया ध्यान रखेंगे, अमेरिका, चाइना, जापान, हांगकांग, ताइवान और इंडिया। नेक्स्ट, जापान में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीतकर इतिहास रचा? हमने देखा था लड़कों की टीम ने गोल्ड मेडल जीता, लड़कियों की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इंडिविजुअल में लड़कों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों जीता। तो बेसिकली इंडिया के पास क्या थे? इंडिया के पास थे 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल
और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे, तो टोटल 5 मेडल थे। तो कहां हुआ ये 24 घंटे की रेस? ये रेस हुई थी भैया जापान में। और जो इकलौता इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था, किसने जीता था? अमर सिंह देवांदा साहब ने जीता था। नेक्स्ट, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा स्थगित 2026 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप दोस्तों कहां होने वाली थी? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसे मिडल ईस्ट में अस्थिरता की वजह से दोस्तों पोस्टपोन कर दिया। अक्टूबर में होनी थी, पहले ही पोस्टपोन कर दिया, बट चलिए मर्जी अगलों की। चलिए बताइए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कहां पर होने वाली थी चैंपियनशिप? तो भैया ये चैंपियनशिप होने वाली थी बहरेन के अंदर, और अब इसको कर दिया गया है पोस्टपोन। नेक्स्ट, चलिए, भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये सवाल से पहले एक और सवाल आना था, बट चलिए कोई बात नहीं। तो भैया नाडा है जो, नाडा ने दोस्तों 2 एथलीट्स को हमारे बैन किया था 3-3 साल के लिए। तो इसकी स्थापना हुई थी साल 2005 में। और अगला सवाल मैंने वही बनाया था, नाडा की फुल फॉर्म क्या है, और गलती से पहले भी फुल फॉर्म आ गई, तो ध्यान रखेंगे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा ने अंकित और जयेश पाटिल जो कि एथलीट्स हैं, अभी जो 29वां नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप हुई थी रांची में, जहां पर फास्टेस्ट 100 मीटर दौड़े गुरिंदर वीर, जय मीना और कुलदीप कुमार ने हाई जंप में रिकॉर्ड बनाया 5.45 मीटर का, पोल वॉल्ट में माफ कीजिएगा, वहां पर दोस्तों भागे थे। और इन पर करा कार्रवाई, इनका लिया सैंपल, ब्लड सैंपल और सुसु का सैंपल लिया जाता है, यूरिन सैंपल, और बस इनके ऊपर लगा दिया 3-3 साल का प्रतिबंध। तो 2005 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर से नई दिल्ली, अनंत कुमार हो जाते हैं इसके डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट, 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई? भैया ताश की बात हो रही है भैया ताश खेला जाएगा, 5वां एशिया कप होगा ताश का मेरे को तो रम्मी पता है। और एक आप अगर पंजाब साइड जाएं, वहां पर एक गेम खेली जाती है, सीप बोलते हैं उसको, सीप। कोई स्वीप बोलता है, दिल्ली साइड उसे स्वीप बोला जाता है, पंजाब में उसे सीप बोला जाता है। उसी तरह एक गेम है ब्रिज। तो भैया 5वीं एशिया कप होगा ब्रिज का, ये होगा गोवा के अंदर होगा। कह रहे 20 से ज्यादा देशों के लोग यहां पर खेलने आ रहे हैं। 4 साल में एक बार होता है ये ताश का, ब्रिज का एशिया कप। सीखना पड़ेगा यार, यहां जल्दी एंट्री मिल जाएगी, क्रिकेट तो खेल नहीं सके चलिए नेक्स्ट, इटली के जेनिक सिनर ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीता? जेनिक सिनर एक उस पर है, छठा। मैंने क्या बताया था कल कि 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, और 9 होते हैं एटीपी मास्टर्स, जैसे कि इटालियन ओपन भी है एटीपी मास्टर्स। तो अभी तक लगातार जेनिक सिनर ने 6 एटीपी मास्टर्स टूर्नामेंट जीत लिए हैं, और सभी 9 के 9 एटीपी मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने वाला नोवाक जोकोविच के बाद केवल दूसरा ही है। तो भैया जेनिक सिनर ने हराया नॉर्वे के कैस्पर रूड को, नॉर्वे के कैस्पर रूड को। नेक्स्ट, जैसे बताया आपको 9 एटीपी मास्टर होते हैं, और जोकोविच के बाद केवल दूसरे ऐसे हैं जिन्होंने अपने 9 के 9 एटीपी मास्टर्स टाइटल जीत लिए हैं। इस साल की बात बताऊं, 2026 की बात बताऊं आपको, तो पिछले साल पेरिस मास्टर जीता था जेनिक ने, इस साल इंडियन वेल्स जीत लिया है, मियामी जीत लिया है, इस साल मोंटे कार्लो जीत लिया है, और भी कौन जीते थे यार, मेरे को याद नहीं आ रहा और कौन से जीते थे। 6 लगातार जीता हुआ है अभी फिलहाल में ये, भैया रॉक कर रहा है लड़का। लड़कियों में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना इटालियन ओपन जीत गई है। भैया यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने किसे हराया? क्या खतरनाक सा नाम है, एलिना स्वितोलिना। हाँ जी, एलिना ओ स्वितोलिना, बताइए भैया, एलिना स्वितोलिना। जवाब हो जाता है भैया, अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर जीत लिया है इटालियन ओपन यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने। नेक्स्ट, भारत ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 10 मेडल्स जीते। तो भैया ये एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो कहां पर रही थी? तो पिछली बार 1982 में दिल्ली में हुई थी, उसके बाद 44 साल के बाद इंडिया में हो रही है दोस्तों, गुजरात में। कहां पर? गुजरात में, गांधीनगर में हो रही है। चलिए, इकलौता सिल्वर मेडल आया है ज्ञानेश्वरी यादव का 53 किलोग्राम वर्ग के अंदर। चलिए, यहां पर जहां भारत की रैंक 11 आई है, भारत का 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज था, बताइए टॉप किसने किया? यहां पर टॉप किस देश ने किया? सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस देश का है? टॉप वही करता है जब सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जिसके हो। अगर कभी ऐसा देखो ना, किसने 10 गोल्ड जीते, 0 सिल्वर 0 ब्रॉन्ज, दूसरे पर ना चाहे इसके 9 गोल्ड हो, 45 सिल्वर हो, 55 ब्रॉन्ज हो, फिर भी 10 गोल्ड वाला सबसे ऊपर रहता है।
तो चाइना ने दोस्तों टॉप किया, ध्यान रखेंगे, 21 गोल्ड 12 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, और पीकू द पीकॉक इसका था ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, थाईलैंड ओपन 2026 के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को हराने वाले लियो और डैनियल ये किस देश के थे? तो भैया थाईलैंड ओपन हो रहा था, बैडमिंटन की बात हो रही है, हमारे दो लड़के फाइनल में गए थे, फाइनल में हराया उन्हें लियो और रोली ने। बताइए भैया ये दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? लियो और रोली कहां से हैं? चलिए, लियो और रोली कहां से हैं? तो भैया जवाब हो जाता है ये है इंडोनेशिया से। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां हुए हमारे एमसीक्यू रिवीजन खत्म, और अब शुरू करेंगे हम दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। अच्छा नहीं, अभी बचे हैं, याद नहीं रहे, अभी 2-3 और हैं, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, अभी बचे हैं। और लाइक कर दो इसी बात पर एक बार, आप भूल गए होंगे लाइक करना, मैं कम ही बोलता हूं लाइक करने को, एक बार लाइक जरूर कर दो। और एक दोस्तों शेयर भी कर दिया करो वीडियो अपने यारों दोस्तों के साथ कि भैया करंट अफेयर पढ़ने हैं, मजे से पढ़ने हैं। रेलवे टेक्स्ट बुक पर 6 बजे सुबह डल जाती है वीडियो, आराम से देखो अपने मजे से, तो शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। सीईओ कौन बने हैं यूआईडीएआई के? यूआईडीएआई वो संस्था जो दोस्तों आधार कार्ड पब्लिश करती है, तो भैया इसके नए सीईओ बन चुके हैं कौन? सौरभ विजय। कौन बने हैं? सौरभ विजय। चलिए, यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनता है और जनरली बच्चे गलत कर देते हैं, कोशिश कीजिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर यूनाइटेड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिस बच्चे को नहीं आता ना वो देखेगा कि यूआईडीएआई ये हो सकता है, यूआईडीएआई ये हो सकता है, ये दोनों तो होंगे नहीं, इसमें डी है ही नहीं। यहीं पर गलत, क्योंकि इसका जवाब क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डी से कुछ नहीं है, इन्होंने बोला यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां पर खेला कर दिया, तो इन चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और ये इसका मैस्कॉट हमने पढ़ा था शुभंकर उदय। अगला, चलिए, अच्छा अब हुई है रिवीजन खत्म, अब हम करेंगे आज के करंट अफेयर स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए आज का होमवर्क जो मैं चाहता हूं आप सभी कमेंट में करें। कमेंट तो अभी खुले हुए हैं, आप अभी भी कर सकते हैं, चाहे आपको आता हो तो लिखें, नहीं आता तो जरूर देखकर लिखें, क्योंकि पेपर में काम आएगी ये चीज। नहीं आता हुआ सवाल तो बहुत ही जरूरी है, कम से कम भैया आ जाएगा, और अगर आता हुआ तो बढ़िया चीज है, रिवीजन हो जाएगी। तो भैया आज का आपका जो होमवर्क होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा दूंगा आज का मैं होमवर्क, थोड़ा सा बढ़िया करते हैं होमवर्क। ऑस्कर से होने वाला है होमवर्क आपका, ऑस्कर से होने वाला है, ऑस्कर 2026 से होने वाला है। बेसिक सवाल है। पहला है भैया एडिशन कौन सा था, फिर बताओ सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट कौन सी हुई थी फिल्म, फिर बताओ सबसे ज्यादा अवार्ड किस फिल्म ने जीते थे, फिर बताइए बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ये 4 आपके सवाल हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे इन चीजों का। अरे हाँ या ना? आप क्या बताएंगे? एडिशन बताएंगे, नॉमिनेशन बताएंगे, अवार्ड बताएंगे और बेस्ट फिल्म बताएंगे। ये 4 आपके सवाल होंगे। आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो देखो और लिखो, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 साल तक जब तक ऑस्कर्स नहीं होता तब तक के लिए जरूरी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने दोस्तों जो वादा किया था चुनाव से पहले उसको सच कर दिखाया है। और सच क्या किया है कि 3,000 रुपए प्रति माह वेस्ट बंगाल की औरतों को दिए जाएंगे अंडर द अन्नपूर्णा योजना। आप 1 मिनट पढ़िए दोस्तों। चलिए, एक फोन आए जा रहा है, एक बार इसको मैं रिप्लाई करके खत्म करूं, बार 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 एक बार मैसेज डाल देता हूं, लोग आपको पता है समझते नहीं है। चलिए, तो भैया वेस्ट बंगाल ने लॉन्च करी है अन्नपूर्णा योजना। तो इसमें क्या है, अलग अलग सरकारें अपने हिसाब से योजनाएं लॉन्च करती रहती हैं, औरतों को पैसा देती हैं, ऐसे ऐसे करा जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली पंजाब में शुरू हुई है। वहां क्या बोला है, वहां पर मैटर नहीं करता आपकी उम्र क्या है, आप अगर 18 साल से ऊपर हैं तो आपको मिलेगा, जनरल कैटेगरी से हैं तो 1,000 रुपया, अगर आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, एससी से, रिजर्व्ड भी नहीं सिर्फ एससी से, तो 1,500 रुपए मिलेगा। यहां पर क्या बोला, तो बंगाल ने लॉन्च करी है दोस्तों अन्नपूर्णा योजना, जिसके तहत औरतों के अकाउंट के अंदर ही सीधा 1 जून से दोस्तों पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये स्कीम 3,000 रुपए प्रति महीना देता है, लेकिन उनका आधार उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लिखा है।
तो भैया एक बार क्या हुआ, मेरा था बैंक का इंटरव्यू और मैंने करी हुई है बीटेक। अब मैं अपने हिसाब से देख के चला गया, पता नहीं क्या आएगा पेपर, ये बात कर रहा हूं मैं आज से 10 साल पहले की। तो उन्होंने मेरे से पेपर में इंटरव्यू में पूछा, गगन व्हाट इज डीबीटी। अब पता नहीं क्या होता है डीबीटी यार। मैं जब बाहर आया तो डैड ने पूछा पिताजी ने कि गगन कैसा था, मैंने कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैंने बोला, उन्होंने पूछा डीबीटी क्या होता है। कह रहे तो तुझे पता नहीं था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मैं कहा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पूछ रहे थे वो तो तो मेरे बड़ा याद रहता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा अकाउंट में। जैसे जिन लोगों के पास आज की डेट में भी सिलेंडर्स में सब्सिडी आती है तो पैसा कहां आता है, सीधा अकाउंट में आता है। लेकिन यहां पर सभी के लिए नहीं है। पहले तो औरत की उम्र होनी चाहिए 25 से 60 साल के बीच। दूसरा, वो कोई इनकम टैक्स नहीं भरनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इनकम टैक्स भर रही है तो 12 लाख से तो ऊपर तनख्वाह होगी उसकी, साल की कमाई होगी। उसका सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, उसकी सैलरी नहीं आनी चाहिए, उसको किसी भी तरह की कोई भी पेंशन नहीं आनी चाहिए। तो बहुत सारी औरतें आउट हो जाती हैं इसी में। तो ये वाली औरतों को, 25 से 60 साल की औरतों को, क्या बेनिफिशियरी के पास दोस्त हिंदी में बड़े, लाभार्थियों को आयकर दाता नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं, स्थायी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, या राज्य या केंद्र सरकार से नियमित वेतन या पेंशन प्राप्त नहीं करनी चाहिए। बढ़िया चीज क्या कर दी इनमें, इन्होंने ये नहीं लिखा कि उनके पतियों के पास भी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी औरतें होंगी अब जिनके पति कमाई करते हैं, पत्नियां हाउसवाइफ्स हैं, उनके पास 3,000 रुपए आ जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे भैया, नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, नाम हो जाता है शुभेंदु अधिकारी। गवर्नर कौन है सोचिए जरा, गवर्नर बने हैं नए नए, नाम हो जाता है दोस्तों उनका RN रवि। शुभेंदु अधिकारी दोस्तों 9वें प्रधानमंत्री है बंगाल के, और पहले भाजपा के प्रधानमंत्री बने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। ममता दीदी को हराया भैया, ऐसे नहीं, छोटा मोटे नहीं है। आइए नेक्स्ट, जैसे स्पेस एक्स का नाम सुना है आपने, तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, इलॉन मस्क। ये भाई साहब है जेफ बेजोस, क्या नाम है इनका, जेफ बेजोस। इनकी कंपनी है अमेजॉन। अब अमीर आदमी है, हद अमीर आदमी। इसने क्या किया, जैसे स्पेस एक्स है, इसने भी कंपनी खोल दी जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। वो अंतरिक्ष में लेके जाते, सुना होगा ना आपने कि भैया अंतरिक्ष में टूरिस्ट गए हैं। इंडिया का पहला स्पेस टूरिस्ट कौन है, उसका नाम है गोपी, गोपी थोटाकुरा, 2023 में गए थे। तो वो किसके साथ गए थे, ब्लू ओरिजिन के साथ गए थे। तो यही ब्लू ओरिजिन ने नासा का लूनर मिशन का ठेका उठा लिया है। टेंडर निकाला था नासा ने, सरकारी टेंडर नहीं निकलते, सड़कें बनने का, हॉस्पिटल बनने का, स्कूल बनने का, टेंडर निकाला था नासा ने। और जो सबसे कम रेट में वो टेंडर पूरा करता है उसको टेंडर मिल जाता है। तो इसी तरह ब्लू ओरिजिन ने सबसे कम रेट बोला और बस। चलिए, तो नासा ने ब्लू ओरिजिन को चंद्रमा पर चंद्र रोवर्स और संबंधित उपकरणों को पहुंचाने के लिए कई मिलियन डॉलर का अनुबंध किया। तो भैया नासा क्या कर रहा है, नासा वहां पर एक बस्ती बसाना चाह रहा है, एक लूनर चांद पर दोस्तों बेस बसाना चाह रहा है। पीछे हमने क्या पढ़ा था, चाइना बसाना चाह रहा है, उसी तरह नासा भी नासा भी पहले से बसाना चाह रहा है, चाइना तो अभी आया गेम में, नासा भी बसाना चाह रहा है। तो बोला वहां पर चलने वाली गाड़ियों के लिए और बाकी उपकरणों के लिए मल्टी मिलियन डॉलर की डील की है। तो कॉन्ट्रैक्ट नासा का जो मून का बेस बनना है, जो चांद के साउथ पोल पर ही बनेगा। कहां गया है चाइना का चैंगी 7-8, पढ़ा हमने, लूनर पे, साउथ पोल पे ही गया, जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ वहीं पर जाएगा। और बोला कि भैया ये भी 2030 तक का ही ट्राई कर रहे हैं। चाइना कब का कोशिश कर रहा है, 2030 का, ये भी 2030 तक का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नासा का प्रोग्राम है ये वही है, ये कहते हैं कि भैया हमें चांद के साउथ पोल पर एक बस्ती बसा लेनी है। और नासा वाले ब्लू ओरिजिन को 188 मिलियन डॉलर्स रुपीस देने वाले हैं, 188 मिलियन डॉलर देने वाले हैं कि तुम हमारे लिए गाड़ियां बना दो, बाकी के उपकरण बना दो, ये सभी चीजें। तो सरकार जब मान लीजिए टेंडर निकालती है तो सरकार यही देखती है ना कि सस्ते में बढ़िया काम कौन कर देगा। तो वैसे ही है, स्पेस एक्स ने भी टेंडर दिया था लेकिन ब्लू ओरिजिन ने कम कम पैसा बोल दिया कि हम तो इतने में कर देंगे। तो भैया ब्लू ओरिजिन के रोबोटिक ब्लू मून मार्क 1 एंड्योरेंस लैंडर, कोई इन्होंने लैंडर का नाम बताया है, तो ब्लू ओरिजिन का रोबोटिक ब्लू मून मार्क 1 एंड्योरेंस लैंडर पहले अधिकारित मून बेस मिशन का समर्थन करेगा। लॉन्च को शरद ऋतु ऑटम ऑफ 2026 से पहले नहीं किया जाएगा, यानी कि अगस्त महीने की दोस्तों बात की जा रही है। तो ब्लू ओरिजिन का रोबोटिक ब्लू मून मार्क 1 एंड्योरेंस लैंडर, ये पहला मिशन जो होगा वो दोस्तों उसको लीड करेगा, ये वाला लैंडर। जैसे हमारे भी तो लैंडर थे ना जब चंद्रयान 3 निकले थे, विक्रम था लैंडर का नाम, अंदर से गाड़ी निकली थी उसका नाम था प्रज्ञान। उसी तरह इनका लैंडर क्या है, ब्लू मून मार्क 1 एंड्योरेंस लैंडर है दोस्तों इनका लैंडर का नाम। और भी कंपनियों को ठेका दिया, सिर्फ इनको नहीं दिया।
नासा ने 439 मिलियन डॉलर का कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट दिया है। किसको? एक एस्ट्रोलैब नाम की कंपनी है और एक लूनर आउटपोस्ट नाम की कंपनी है। एस्ट्रोलैब और लूनर आउटपोस्ट किसके लिए? कि भैया चांद पर चलने वाली गाड़ियां बना दोगे तुम हमारे लिए। अब सर रोवर और गाड़ी में फर्क क्या है? रोवर का काम क्या है? रोवर का काम हो जाएगा भैया वहां पर जाके एक्सपेरिमेंट करना। गाड़ी तो गाड़ी है, गाड़ी का क्या है? गाड़ी में से थोड़ी कैमरा होना चाहिए, गाड़ी तो गाड़ी होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर ना। ब्लू ओरिजिन किसकी है? ब्लू ओरिजिन ये है अपने जेफ बेजोस साहब की। और जब ये अंतरिक्ष में स्पेस टूरिस्ट भेजते हैं, इनके जहाज का नाम क्या होता है? न्यू शेफर्ड। क्या नाम होता है इनके जहाज का? इनके जहाज का नाम होता है भैया न्यू शेफर्ड। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए आइए। कॉकरोच भैया, इंडिया में 191 प्रजातियां हैं कॉकरोचों की। 191 स्पीशीज है इंडिया में कॉकरोचों की और 60 प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ यहीं पर हैं। गर्मी बहुत है ना, गर्मी में तो कीड़े मकोड़े बन ही जाते हैं। सोचो 191 प्रजातियां हैं इंडिया में कॉकरोचों की, जिसमें से 60%। बताइए। चलिए, तो भैया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टडी करी, पब्लिश करी दोस्तों, अपने एक जर्नल में अध्ययन किया दोस्तों। नाम था जर्नल का जूटेक्सा, जिसे दोस्तों कहा गया भारत की पहली और सबसे बड़ी डीएनए बारकोड रेफरेंस लाइब्रेरी फॉर कॉकरोचेज। यानी कि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है भैया, इस डीएनए का ये कॉकरोच, इस डीएनए का ये कॉकरोच, इस डीएनए का ये कॉकरोच। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक अध्ययन किया और उसको छापा। किसमें छापा उन्होंने? जूटेक्सा में। हिंदी में पढ़े तो ये देखिए, टेक्सोनॉमी जर्नल यूटेक्सा में प्रकाशित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अध्ययन ने तिलचट्टे के लिए भारत की पहली और सबसे बड़ी डीएनए बारकोड संदर्भ लाइब्रेरी का दस्तावेजीकरण किया। अच्छा, कॉकरोच को तिलचट्टा कहा जाता है? अब ये मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। अब समझ रहे हो मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि बहुत ही शुद्ध हिंदी बोल देता है। तुम भी नहीं, तुमको पता था तिलचट्टा होता है? शायद तुमको पता हो, बट एनीवे, जूलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ने जूटेक्सा में तो भैया बोला कि 191 प्रजातियां हैं कॉकरोचों की, जिसमें से 60%, अंग्रेजी में एक शब्द होता है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? केवल यहीं पर पाई जाती है। इस स्टडी में साइंटिस्ट थे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेस्टर्न रीजनल सेंटर पुणे से, साउथ रीजनल सेंटर चेन्नई से और प्रोफेसर रामकृष्ण मोरे कॉलेज। तो ये लोग थे यहाँ पे। कौन लोग थे सर? पढ़ने की जरूरत है नहीं, तुम बस इतना ध्यान रखना कि 191 प्रजातियां हैं। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अध्ययन में जब छापा इसको, तो जर्नल जूटेक्सा में ये बात बताई है। इतना ध्यान रखना, किसने करा, क्यों करा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आइए अगला। अच्छा, 191 नंबर की प्रजाति कौन सी है? तो भैया पुणे में नथाचीवाड़ी के पास दक्कन प्रायद्वीप से नियोलोप्टेरा प्रायद्वीप, यानी कि नियोलोप्टेरा पेनिनसुलरिस, ये है भैया 191 नंबर की प्रजाति का नाम। सर ये पढ़ना है, पढ़ लेना। नियोलोप्टेरा पेनिनसुलारिस, ये दोस्तों 191 नंबर का कॉकरोच है। समझ रहे हो आप? देखो ये अलग है, इसमें जो पिछले वाला था ना, उसकी टांग ना थोड़ी ऐसे जाती थी, इसकी टांग कुछ ऐसे जा रही है मुझे नहीं पता। आइए, साइंटिस्ट ने भैया डिटेक्ट किया 10 बिलियन साल पुराना रेडियो सिग्नल। क्या सर? 10 बिलियन साल पुराना हमसे पहले भी तो यूनिवर्स बना हुआ है ना, कल ही पढ़ के हटे। कितना पुराना है यूनिवर्स? 13.8 बिलियन साल पुराना है यूनिवर्स। तो अंतरिक्ष में कुछ कुछ होता रहता है। अंतरिक्ष में कभी तारे फटते रहते हैं, टूटते रहते हैं, गैलेक्सी नई नई बनती रहती हैं, कितने सारे सूरज नए बनते रहते हैं, रोज रोज टूटते रहते हैं, डार्क होल भी हैं। तो भैया जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो अंतरिक्ष में भी घूम रही है। तो अभी साइंटिस्ट ने 10 बिलियन साल पुरानी ऐसी एक रेडियो सिग्नल पकड़ा है, जो एक बार पहले भी पकड़ा था, फिर से पकड़ा है। तो भैया साइंटिस्टों ने डिटेक्ट किया एक फास्ट रेडियो। कहां से आया? रेडियो का नाम क्या है? सिग्नल का नाम क्या दिया इन्होंने? फास्ट रेडियो बर्स्ट लिखा है। सिग्नल बेसिकली रेडियो सिग्नल। क्या नाम है? FRB 20240304B। याद करना है? नहीं, पागल हो गया, ये याद करना है, मतलब पढ़ना है। और 10 बिलियन साल पुराना दोस्तों रेडियो सिग्नल है। अब जाकर कहते धरती पर आया है, मतलब इससे पहले भी आया है। एक बार ये सिग्नल कह रहे 2024 में भी आया था, अब फिर से आया है। तो भैया जब 2024 में आया था तो मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप है साउथ अफ्रीका में, उसने डिटेक्ट किया था। इस बार इसको अंतरिक्ष में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दोस्तों वो किया है, क्या कहते हैं, डिटेक्ट किया है। तो FRB ये तब हुआ जब यूनिवर्स 3 बिलियन साल पुराना था, और उस वक्त कहा जाता था
कॉस्मिक नून चल रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं गर्मियां चल रही हैं, सर्दियां चल रही हैं, है ना, पतझड़ की ऋतु है, वर्षा ऋतु है, उसी तरह जब हमारा यूनिवर्स 3 बिलियन साल पुराना था, कितना पुराना है हमारा यूनिवर्स? 13.8 बिलियन साल पुराना। और ये रेडियो सिग्नल कब का है? 10 बिलियन साल पुराना। कहा कि जब हमारा यूनिवर्स 3 बिलियन साल पुराना था, उस समय को कहा जाता था कॉस्मिक नून। कॉस्मिक नून, वो पढ़िए आपने खबर? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ने एक नया कलर निकाला है, कॉस्मिक ऑरेंज। अब आप ही समझ लीजिए, क्या बातें करते हो यार, याद है? चलिए एक बार लाइक ही कर दो यार इसी बात पर। एक सेकंड दोस्तों, हमारी इंटरनेट की तार पर्दे से फंस गई, और अगर ये हो गया फिर तो बैंड बज जाएगी हमारी। ये कहाँ हो तुम? चलिए बेहतरीन, आओ अगला। अच्छा भैया लाइक ही कर दो एक बार यार, लाइक नहीं करते हो तुम लोग। मैं ना कल परसों 3-4 दिन से देख रहा हूं, आपको बोलना पड़ता है। अच्छा, और पता हम क्या करा करेंगे? मंडे टू फ्राइडे रेगुलर करंट अफेयर, और सैटरडे को जो पूरा हफ्ता हमने करंट अफेयर्स की उसकी एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन। एक बार हमने क्लास में पढ़ा, अगले दिन उसकी एमसीक्यू रिवीजन, और हफ्ते के एंड में उसकी वीकली रिवीजन, और मंथ के एंड में उसकी मंथली रिवीजन। सिर्फ क्लास में आने से आप एक महीने में एक करंट अफेयर्स को 4 बार पढ़ लोगे। अगर अब भी आपके याद नहीं हो रहा ना, मतलब ही नहीं, मतलब अब याद होगा ही होगा, चांस ही नहीं। और सेल्फ स्टडी कर लो तो 5वीं बार, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, बैठा है बस, तुमको रेगुलर आना है, सुबह 6 बजे प्रकट हो जाना है। विजय शंकर दोस्तों रिटायरमेंट अनाउंस कर गया, क्रिकेट से पुराना हो गया करंट अफेयर, लेकिन मैंने करवाया नहीं था, मैंने बोला करवा दूं। विजय शंकर साहब दोस्तों रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। चलिए, जापान सेटअप करने वाला है अपना नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल। बोला कि जो बाहर से दूसरे मुल्कों से दोस्तों जो खतरे आते हैं उसको निपटना है। जो जापान ने विदेशी खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय खुफिया परिषद का गठन किया। मैं बड़ा हैरान हुआ, अब तक इनके पास ऐसा तो कोई था ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जापान के अंदर अंदर की थी ऑर्गेनाइजेशन इनके पास, लेकिन बाहर की नहीं थी कि भैया बाहर से अगर कोई हमला करना चाहे, जापान के साथ होता नहीं ना ज्यादा। अब जापान का पाकिस्तान और चाइना जैसा कोई वो पड़ोसी नहीं है ना। है ना, कि भैया कभी भी उंगली करता रहे जब भी मन करे पाकिस्तान का। पाकिस्तान की आर्मी किसके लिए है? पाकिस्तान ने रखी आर्मी हमारे लिए है। सोचो अगर पाकिस्तान वो पैसा दूसरी चीजों पर लगाए, पाकिस्तान कहां पहुंच जाए, लेकिन उनको बस जो कश्मीर चाहिए। एनीवे, तो जापान ने विदेशी खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय खुफिया परिषद का गठन किया। तो जापानी संसद ने विदेशी खतरों के जवाब में सूचना एकत्र करने को केंद्रीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद स्थापित करने के लिए एक कानून को मंजूरी दी। इसे देश के पूर्व खंडित खुफिया अभियानों को केंद्रीकृत और समन्वित करने के लिए डिजाइन किया गया। यानी कि पुराने जो इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन सभी को बोला कि होता क्या था, इसकी रिपोर्टिंग यहां पे, इसकी रिपोर्टिंग यहां पे, इसकी यहां पे, इसकी यहां पे, दोनों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अब इन्होंने बोला जितनी भी तुम्हारी पुरानी की पुरानी खुफिया एजेंसी थी, उन सभी को इकट्ठा करो और उन सभी की रिपोर्टिंग हमारे अंडर करो, यानी कि पार्लियामेंट के अंडर करो। और ये क्या करेंगी? ये जो बाहरी खतरे हैं, जो बाहरी देशों से खतरे आएंगे जापान को, उससे निपटेंगे। तो भैया प्रधानमंत्री कौन है? ये है दोस्तों इनकी पहली महिला प्रधानमंत्री है। टोटल 104 प्रधानमंत्री है। नाम है इनका सनाए टकैची। सने अटैची नहीं है बेटा, सने टकैची दोस्तों नाम हो जाता है, नॉट अटैची, टकैची। तो भैया प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जापान को अपनी बाहरी खुफिया एजेंसी स्थापित करनी चाहिए। इसका उद्देश्य सुरक्षा नीति, आतंकवाद का मुकाबला और विदेशी खतरों के खिलाफ जासूसी का नेतृत्व करना है। परिषद का निर्माण पूर्वी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की सीधी प्रक्रिया है। वहां पर भैया नॉर्थ कोरिया है इनके पास, इनसे बॉर्डर नहीं टच होता नॉर्थ कोरिया का, लेकिन है पास में। अब बदतमीजी कर सकता है, कुछ नहीं पता। एक साइड पर नॉर्थ कोरिया, एक साइड पर चाइना, बदतमीजी कर सकता है, कुछ नहीं पता लगता। इसलिए तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री सने टकैची, राजधानी टोक्यो सभी को पता है। इनके एक राजा भी हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है इनके राजा का नाम क्या है? हाँ, शासक भी है इनके पास। तो इनके राजा का नाम हो जाता है नारूहितो। नारूहितो, और नारूहितो जिस गद्दी पे बैठता है उस गद्दी का भी नाम रखा है उन्होंने, बहुत बड़ा नाम है, क्रिसैंथमम थ्रोन। क्रिसैंथमम थ्रोन, हिंदी में लिखें तो क्रिसैंथमम, ये है दोस्तों इनके गद्दी का नाम। अब नारूहितो की एक बिटिया है। अब जैसे इंडिया में होता है ना कि भैया राजा बनेगा तो राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा की बेटी किसी और कहीं और ब्याह कर किसी राजा की पत्नी बनेगी, वही हाल यहां पर है। अब नारूहितो की है एक बिटिया, अब उसको वो रानी नहीं बना सकता। तो नारूहितो का है एक छोटा भाई,
और उस छोटे भाई का है एक लौंडा, लौंडे का नाम है हिसाहिटो। तो आने वाला शासक कौन बनने वाला है जापान का? हिसाहिटो बनेगा, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज। ये भैया जापान कहने को आ गया है इन चीजों में भैया, ये भी वो है पूरे क्या कहते हैं, वर्ड क्या होता है वो, पुरुष समाज, पुरुष प्रधान, जो भी कह लो आप, वो है हाल इनका। तो इन चीजों का दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। नेक्स्ट चलिए, लो भैया 12वां अंतरराष्ट्रीय योगा डे मनाने वाले हैं। तो पहले तो समझो भैया योगा डे का कहानी क्या थी। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बोला कि भैया योगा डे मनाएंगे, योगा डे मनाएंगे, योगा डे मनाएंगे। साल 2015 में दोस्तों पहला योगा डे मनाया गया। कहां पर मनाया गया दोस्तों? नई दिल्ली में मनाया गया। कहां मनाया गया पहला योगा डे दोस्तों? नई दिल्ली में मनाया गया। इसके बाद इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस भी खोल दी। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय सोलर संगठन भी खोला, जिसका हेडक्वार्टर पता कहां पर है? गुड़गामा में, गुरुग्राम में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है आशीष खन्ना, बेटा आशीष खन्ना। ध्यान रखेंगे इन चीजों का। तो भैया ये हर साल 21 मई को, 21 माफ कीजिए 21 मई कह रहा हूं, हर साल 21 जून को मनाया जाता है, जो कि दोस्तों सबसे लंबा दिन होता है, बहुत लंबा दिन होगा। उसके बाद से दिन के जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। 21 जून के बाद से दिन का साइज छोटा और रातें लंबी होनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। तो इस बार कौन सा होगा? तो उंगलियों पर गिन लो। अगर 2015 में पहला, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 इस बार मनाया जाएगा 12वां। तो 12वां अंतरराष्ट्रीय योगा डे का थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। कह रहे कि स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योगा। बूढ़े तो सभी होंगे, लेकिन स्वस्थ बूढ़े होंगे। सोचो बूढ़े होते होते डायबिटीज की बीमारी, अर्थराइटिस की बीमारी, अस्थमा की बीमारियां, बीपी की बीमारी, कैसी कैसी बीमारियां लग रही हैं कि योगा करो ताकि बूढ़े तो हो गए लेकिन स्वस्थ रहोगे। ये नेक्स्ट चलिए, एक बार लाइक करने को बोल दिया था मैंने आपको, चलो फिर से बोल दे तो लाइक कर दो। चलिए अगला, तो ईरान ने फीफा विश्व कप के आधार शिविर को अमेरिका से मेक्सिको स्थानांतरित करने का फैसला किया। तो जो कैंप लगता है दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले ना, प्रैक्टिस करते हैं। तो ईरान और अमेरिका के रिश्ते कोई अच्छे तो है नहीं, मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इस बार वर्ल्ड कप कहां पर है? यूएस, कनाडा और मेक्सिको में है। तो थोड़ा सा पहले आपको मैं इसका पीछे का बता दूं, तो साल 2026 में दोस्तों 23वां एडिशन होने वाला है फीफा विश्व कप का। ये होगा यूएस में, ये होगा कनाडा में और ये होगा मेक्सिको में। और पहली बार हो रहा है कि 3 देशों के अंदर दोस्तों विश्व कप हो रहा है। और पहली बार 48 टीमें दोस्तों भाग ले रही हैं इस विश्व कप के अंदर। रिकॉर्ड है दोस्तों ये 48 टीमें। पिछली बार 2022 का विश्व कप हुआ था दोस्तों, कतर में हुआ था, 22वां एडिशन था। जो जीता था अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना का वो था तीसरा खिताब, और इन्होंने हराया था फ्रांस। अब इस साल यूएस, कनाडा और मेक्सिको में होना है। अब जो कैंप लग रहे हैं, कैंप अमेरिका में लग रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल दिया कि इल्ले मार देगा, मैं कुछ नहीं पता उसका, गिरफ्तार करवा ले वो। ईरान, मैंने तुम्हारे प्लेयर्स को, ईरान आई हैव अरेस्टेड योर प्लेयर्स, now if you want that your players get free, then you open the Strait of Hormuz। कर सकता है भाई, वो पागल है वो। मैं बच्चों को एक बात बोलता हूं कि भैया 3 चीजें हैं जो आदमी को दिमाग खराब कर देती हैं, पैसा और पावर। और जब आपके पास पैसा और पावर हो और आप बूढ़े हो, डोनाल्ड ट्रंप जैसे 86-87 साल के और दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हो, बेड़ा गर्क, सत्यानाश, वो है डोनाल्ड ट्रंप। एनीवे, तो भैया ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा से मंजूरी मिलने के बाद अपने फीफा विश्व कप के बेस कैंप को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मेक्सिको शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। और यह फैसला किस लिए है? क्योंकि अगले महीने से ही तो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे आपको मैंने बताया, इस बार वर्ल्ड कप का 23वां एडिशन है। इसमें 48 टीमें भाग लेंगी, यूएस, कनाडा और मेक्सिको में होगा। और आज तक के विश्व कप के सबसे ज्यादा 104 मैच खेले जाएंगे। अब सबसे ज्यादा टीमें हैं तो सबसे ज्यादा मैच भी खेले जाएंगे। और ये 3 है इनके मैस्कॉट, शुभंकर होते हैं ना, तो 3 देश 3 मैस्कॉट। बात करते हैं इससे। ये है कनाडा का मैस्कॉट। कनाडा के मैस्कॉट का नाम है मेपल। ये है मेक्सिको का मैस्कॉट। मेक्सिको के मैस्कॉट का नाम है जैगुआर। और ये है दोस्तों अमेरिका का मैस्कॉट, इसका नाम है जायू। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तीनों के नाम याद रखने हैं बिल्कुल भैया, बिल्कुल। कनाडा का क्या है? मेपल।
मेपल, MEPLE। मैक्सिको का क्या है? जैगुआर है दोस्तों। अरे नाम गलत बोल दिया, मेपल द मूज, जायू द जैगुआर। ओह, इस मेपल है क्या? मेपल एक मूज है, एक जानवर है दोस्तों मेपल। जैगुआर का नाम क्या है? जायू। और ये क्या है? ये एक गंजा ईगल है, इसका नाम है क्लच। मैं भूल गया था, याद आ गया साथ साथ ही। ये क्या है? एक बॉल्ड ईगल है, गंजा, ऐसे लिख देता हूं ना, अच्छे से ऐसे लिखते हैं, है ना। यूएस, कनाडा, मैक्सिको। तो ये इसका मैस्कॉट क्या है? यूएस का गंजा ईगल, बॉल्ड ईगल। इसका नाम है क्लच। कनाडा का कौन है? मेपल, सॉरी मूस, जानवर का नाम है मूस, मेपल। मैक्सिको का है दोस्तों जैगुआर, और जैगुआर का नाम क्या है? जायू। तो इन तीन चीजों का दोस्तों ध्यान रखेंगे। ये है एनिमल, कौन सा एनिमल है, और ये है उनका नाम, कौन सा नाम है। राइटिंग पे मत जाओ, बात समझो बस, ठीक है। इसी बात पर एक बार लाइक भी कर दो। और फिर से बोल दूं, यूएसए का मैस्कॉट है बॉल्ड ईगल, नाम है क्लच। कनाडा का मैस्कॉट है मूज, नाम है मेपल। मैक्सिको का मैस्कॉट है जैगुआर, नाम है जायू। ठीक है, नेक्स्ट आइए। चलिए, तो भैया इस बार का स्लोगन क्या है? VR26। वाह शैम्पी वाह, ठीक है भैया, VR26 इस बार का इनका मोटो है, स्लोगन है। आइए, 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली खत्म हुई जेनीवा के अंदर। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इनका जेनीवा में। इनके डायरेक्टर जनरल का नाम हो जाता है टेड्रोस। टेड्रोस कहां से हैं? टेड्रोस हैं दोस्तों इथियोपिया से। और भैया इस बार की 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली खत्म हुई कहां पर? इनके हेडक्वार्टर जेनीवा के अंदर हुई। और थीम क्या थी इस बार की? रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे मुझे कहते हैं सर इसे हिंदी में बता दो। हिंदी में यही लिखा होगा, रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, ऐसे लिखा होगा, ग्लोबल। चलिए, एक बिहारी सब पे भारी। बड़ा दुख हुआ मेरे को यार कल, 28 गेंद में 97 रन पर था ये, और अगली बॉल पर आउट हो गया। अगली बॉल पर अगर चौका लग जाता तो ये आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज शतक बना चुका होता। इस वक्त आईपीएल का सबसे तेज शतक है क्रिस गेल के नाम पर, 30 गेंदों में 100 रन। लेकिन उससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले किसी भी इंडियन के द्वारा एक आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के थे, 42 छक्के, अभिषेक शर्मा। सबसे ज्यादा छक्के किसके थे? इंडियन ने ऑल ओवर, क्रिस गेल के 59। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने सारे खाने चित। तो सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड। अब देखिए भैया, तो वैभव सूर्यवंशी के टोटल, मैं 63 लिखा हुआ है, माफ कीजिए 63 नहीं है, ये 63 ही है, 63 ही है, माफ कीजिएगा, 65 नहीं, गलत लिख दिया मैंने। ये सही है, यहां पर, यहां सही है, ये 63 है, ये 63 हो जाएगा, यहां पर 63 हो जाएगा। तो भैया 63 छक्के लगा दिए हैं, और क्रिस गेल के हैं 59 छक्के। और भैया इस सीजन में एक सीजन में सबसे ज्यादा। चलिए भैया, ये थी आज की क्लास। तो भैया होमवर्क सभी करके आएंगे। होमवर्क के सवाल आपको फिर से याद करा दूं मैं, कहां पर लिखे हुए होमवर्क के सवाल, एक बार देख लें हम। तो होमवर्क के सवाल है हमारे इस बार के दोस्तों 4, जो है ऑस्कर से रिलेटेड। पहला सवाल है भैया, इस बार ऑस्कर कौन सा एडिशन हुआ, कितने, कौन सी पिक्चर को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले, कौन सी पिक्चर को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला। आता है तो लिखो, चीटिंग करके लिखो, लेकिन लिखो, क्योंकि अगर आता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी क्लास कैसी लगी हो, एक और अगर कमेंट कर दे भाई का दिल खुश हो जाएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।